कि जितनी बड़ी शख्सियात होती हैं उन पर रिसर्च स्कॉलर को रिसर्च करना पड़ता है। मैंने भी रिसर्च किया। रिसर्च के दरमियान मुझे भी शख्सियात पर बातें बहुत ही मुश्किल से मिली। तो दोस्तों, मैंने आज इस मुख्तसर से वीडियो में अब्दुल साहब की शख्सियत के दर्शंदा पहलू के साथ साथ उनके अदबी फतूहात और अदबी फतूहात के एतराफ में जो इनामात और एजाजात मिले हैं उन पर गुफ्तगू करूंगा। और अब्दुल साहब, मैं अपनी बात और अपना सवाल यही खत्म करता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका मिले और मेरे रिसर्च स्कॉलरों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जमील साहब कि आपने मुझे एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया है कि जिसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे बारे में बहुत सी तहरीरें इधर उधर लोगों ने लिखी हैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन अभी तक मैंने कुछ ऐसी खास चीज लिखी नहीं है। बहरकैफ, लेकिन ये एक पहलू आपका बड़ा ज़बरदस्त है कि जो लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इधर उधर, उनके लिए ये मुफीद हो सकता है ये आपका इंटरव्यू। तो मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मेरा ताल्लुक एक जमींदार घराने से है। मेरा आबाई मकान राजगीर के पास एक बहुत मशहूर गांव है अनवस जी, वहां से है। ननिहाल मेरा बिहार शरीफ है। पैदाइश मेरी बिहार शरीफ में हुई। सर्टिफिकेट के हिसाब से मेरी पैदाइश 18 जुलाई सन 1952 को हुई जी। मैंने मैट्रिक वहां के सोहरा स्कूल से पास किया और नालंदा कॉलेज में मेरा नाम लिखाया गया। तो वहां प्री साइंस पढ़ा जाता था, प्री आर्ट्स। मैं साइंस का स्टूडेंट था उस वक्त और उस वक्त वालदान का इरादा था मुझे डॉक्टर बनाने का। तो मैंने बीएससी पार्ट 1 तक मैंने साइंस पढ़ी जी। लेकिन उसके बाद मेरा रिजल्ट जो कि बहुत खराब जा रहा था और मेरा रुझान भी नहीं था साइंस की तरफ, इसलिए एक तरह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। इस चक्कर में मेरे 2 बरस निकल गए बगैर, मेरे कहीं रिकॉर्ड में वो है नहीं जी। बाद में मेरे एक उस्ताद थे अंग्रेजी के प्रोफेसर करीमुद्दीन अहमद साहब, उन्होंने मुझे राजी किया कि मैं साइंस छोड़ दूं, मैं आर्ट्स लेके पढ़ूं। दुनिया में बहुत से लोग जो है आर्ट्स लेके भी जिंदगी बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ही जो है सिर्फ उसका पेशा ही जो है बहुत महफूज हो, और पेशे भी महफूज हो सकते हैं। आप कंपटीशन में बैठ सकते हैं, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। उनकी बात मेरी समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आपने मैट्रिक कब पास किया, फिर इस तरह से ये भी जानना। मैट्रिक मैंने पास किया था गालिबन सन 1965 में जी। सन 1965 में मैंने मैट्रिक पास किया था। उसके बाद मेरा नाम लिखा गया साइंस के क्लासों में, और मैंने जब आर्ट्स लेके बीए पास किया तो वो साल था सन 1971 का। 71 पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, उसी में मैंने ऑनर्स किया। और उस वक्त पूरी यूनिवर्सिटी में मैं अव्वल आया था। कौन से कॉलेज से? नालंदा कॉलेज से। नालंदा कॉलेज में शायद मैं पहला स्टूडेंट था जो पूरी यूनिवर्सिटी में जिसने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में टॉप किया था जी। मुझे उसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली थी, ये एक बड़ी बात थी। उसके बाद एमए में मैंने गोल्ड मेडल, दोनों मिला था। उसके बाद मेरा नाम लिखाया गया मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में, वहां से मैंने एमए पास किया। खुशकिस्मती से वहां मैंने टॉप किया। 73 का बैच था, लेकिन चूंकि जयप्रकाश नारायण मूवमेंट की वजह से इसलिए वो साल गड़बड़ा गया। वो इम्तहान जो है 75 में हुआ और 75 में उसका रिजल्ट निकला जी। उसमें मैंने टॉप किया था जी। उसके बाद मुझे यूजीसी जूनियर फेलोशिप मिली जो दिल्ली से मिलती थी, सिटी लेवल पर नहीं। उसके तहत मैंने पीएचडी का काम शुरू किया मगध यूनिवर्सिटी में। पीएचडी किस रिसर्च मेरा टॉपिक था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन बिहार। बहुत अच्छा, वो किताब मेरी छप गई है अंग्रेजी में, वहां मैं कर रहा था। 79 में मैं ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी में जी मैंने ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर जी, और यही मैं रहा। उसके बाद वहीं से मैंने बाद में मैं रीडर हुआ गालिबन 1979 में, 89 में नहीं 89 में मैं रीडर हो गया। उसके बाद मैं सन 1995 में मैं प्रिंसिपल होकर चला गया आर्यन कॉलेज हाजीपुर जी, ऑप्शन कॉलेज था।
वहां मैं कई बरस रहा। छुट्टी लेके मैं गया था, जरा घरेलू परेशानियां भी थी और आने जाने में प्रॉब्लम था, तो मैंने उसको रिजाइन कर दिया वहां से। फिर मैंने ज्वाइन किया और यहाँ मैं बाद में मुझे भी यहाँ प्रिंसिपल बनाया गया और मैं 5-6 साल यहाँ भी प्रिंसिपल रहा। फिर बाद में मेरा प्रमोशन हुआ प्रोफेसर के हैसियत से, तमाम चीजें हुई। तो ये है मेरा जो है तालीमी सिलसिला। हाँ, ये मेरा जो है बैकग्राउंड है। अच्छा, और अपने वालिदैन के बारे में भी? वालिदैन हमारे जो है वो जमींदार घराने के लोग थे। उनकी तालीम जो है कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं हुई थी नाम के साथ, लेकिन जो घरेलू तालीम होती है, मेरे वालिद साहब का नाम था मोहम्मद शिबली साहब जी, और मेरी वालदा थी मोहतरमा सिद्दीका खातून साहबा जी। तो वालिद साहब को थोड़ा थोड़ा निजाती शायरी से थी जी। शायरी वो करते नहीं थे, लेकिन शायरी पढ़ते खूब थे और मुशायरों में बहुत जाया करते थे। लेकिन मेरी वालदा को पढ़ने का बहुत शौक था, वो तमाम नॉवेलें पढ़ती। आपको सुन हैरत होगी कि मेरी वालदा की पसंदीदा जो है राइटर्स में वाले में नजर सज्जाद हैदर थी जी, इस पर चौकताई थी जी। इस किस्म के बड़े जो है वाले राइटर्स थे, वो उनके मिंटू थे, बेरी थे, और वो ये जासूसी दुनिया की बहुत बड़ी जो है वो कर्म है आशिक थी। और जासूसी दुनिया की जितने पर्चे निकले हैं, जितने सब उनके पास मौजूद थे और उनके देखा देखी मैंने भी पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने मुझको शुरू में कहा था, उनको हमसे उन्होंने कि पढ़ो, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें डूबने की जरूरत नहीं है, अभी तो तक कैरियर बना लो, पढ़ लिख लो, तब उसके बाद फिर जो है कोई काम करना। वैसे घर के लोग जो है हमको उन्होंने कभी इंकरेज नहीं किया अपने अदबी मामले में, सवाए मेरी वालदा के। वालदा मेरे हक में थी, वो जानती थी घर में किसकी क्या अहमियत होती है। बरकत मेरा पहला दादा का भी नाम बता दीजिए। मेरे दादा का नाम शेख अब्दुल वली साहब नाम था उनका, और ननिहाल के बारे में भी। और वो आपको सुन कहना होगी कि शेख अब्दुल वली साहब शायर भी थे जी, और उनकी बहुत सी चीजें मेरे पास थी। अब कहाँ गायब हो गई या कौन ले गया पता नहीं हमको है। बड़ी बात बड़ी ये तो पता चला कि वली तखल्लुस था उनका। आपका ये जो सिलसिला है, अदबी सिलसिला जो है, वो दादा ननिहाल मेरा बिहार शरीफ था, बिहार शरीफ है, और मेरे नाना का नाम था शेख अब्दुल अजीज साहब। वो बड़े अपने जमाने के आजादी की लड़ाई के बड़े हीरो हुआ करते थे बिहार लेवल पर। और हमारा मकान जो ननिहाल है, बेल हाउस, जिसका जिक्र मेरे लोकल जमीन में भी है, वहाँ बड़े बड़े रहनुमाओं का आना जाना हुआ। लेकिन बदकिस्मती से उनका इंतकाल बहुत जवानी में हो गया। उनकी उम्र इंतकाल पर 42 बरस थी, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद उनकी लेगेसी को संभाला उनके भांजे ने, जो मेरे बाद में उनके दामाद भी बने, यानी मेरे बड़े खान। वो बिहार शरीफ से 2 बार एमएलए चुने गए और श्री कृष्ण सिन्हा की मिनिस्ट्री में वो मिनिस्टर भी रहे। और सन 1960 में उनका इंतकाल मिनिस्टर के हैसियत से हुआ। उनका नाम था सैयद मोहम्मद अकील। अब मेरे वालिद साहब को भी बहुत काफी दिलचस्पी थी सियासत में, लेकिन वो उन्होंने कभी इंतखाब नहीं लड़ा, इंतखाबी सियासत में वो नहीं दाखिल हो सके। लेकिन जिंदगी भर वो सियासत से किसी न किसी हैसियत से वाबस्ता रहे। वही हाल आपके साथ हुआ कि आप भी सियासत से वाबस्ता रहे, लेकिन सरगर्म सियासत मेरे साथ मामला दूसरा है। मैं सियासत में मेरा दाखिला तो एक्सीडेंटल हो गया जी। सियासत से मेरी आधी दिलचस्पी नहीं है और सब भी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त अवार्ड मिल गया था। एक अवार्ड जो है पहली बार मिला था बिहार में किसी आदमी को, सरकार तक भी इसकी खबर पहुंच गई। इसलिए सरकार ने मुझे जो है उन्होंने में एक पॉलिटिकल पोस्ट उर्दू मशावरती कमेटी का था दे दिया उन्होंने। उसमें मैं 8-10 बार रहा और उन्होंने मैं सियासी तौर पर एक्टिव भी रहा, तो कुछ नहीं। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि ये मेरा मैदान नहीं है और ये इसमें मेरा करियर नहीं बन सकेगा। जब जी नहीं लग रहा है, जब मन से कोई काम नहीं कीजिए तो फिर उसमें आप तरक्की नहीं कर सकते हैं जी। तो मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मैं वापस आ गया अपनी टीचिंग लाइन में। अब मेरा मामला यह है कि मैं वैसे टीचर, मैं रिटायर भी हुआ और लिखने पढ़ने का शौक है वो जारी रहा। लिखना पढ़ना का मामला यह है कि वो मेरा एक तरह से लाइफ लाइन बन गया जी। अब आज उसके बगैर मैं रह ही नहीं सकता हूँ जी। और जिंदगी में कोई काम मैंने किया नहीं, तो ये काम अगर छोड़ देंगे तो हम करेंगे क्या जिंदगी में। अच्छा, ये तो है इनामात के सिलसिले में बात के से तो आप हमेशा कतराते रहे और आपका ये रवैया भी रहा है कि इनामात के लिए आप किताब नहीं भेजते हैं, और आपसे मैं मुत्तफिक हूँ। और यही वजह है कि जब राजभाषा डिपार्टमेंट में और अब तो उर्दू डायरेक्टेड हो गया अलग से, तो वहां जब नियमावली बनाने के लिए मुझे दिया गया तो मैंने एक क्लॉज लगाया कि ऐसे अदबा और शोरा जो
दरखास्त देना न दें और अपनी किताब और बायोडाटा न जमा करें, उस पर सरकार जो है अपने तौर पर ताकीद करके उनका भी इनाम का हकदार बनाए। तो ये मैंने की थी। और आपका भी यही रवैया है कि इनाम जो है लिया जाता है, इनाम मांगा नहीं जाता है। बिल्कुल। तो आपको अल्लाह ने नवाजा है, और हिंदुस्तान में तो कई बड़े अवार्ड्स हैं, जिसमें साहित्य अकेडमी है और ज्ञानपीठ अवार्ड, और वहां से बाहर के भी बहुत सारे अवार्ड हैं, जिसमें आपको 2 बड़े अवार्ड तो मिल चुके हैं अब तक, हिंदुस्तान के 2 बड़े अवार्ड, और बाहर से भी मिले। तो हम चाहेंगे कि आप अपने अवार्ड के सिलसिले में भी रिसर्चर स्कॉलर को बताइए, ताकि जब वो आपका ये जिक्र करें तो बिल्कुल मोतबर हो कि अब जो समझ साहब ने कहा था तब मैंने जिक्र किया। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा पहला अफसानी मजमुआ, अफसानों का मजमुआ 12 रंगों वाला कमरा सन 1980 में छपा था जी। वो हमारे दोस्त, बहुत अजीज दोस्त अली अहमद फातमी ने इसके इशात की जिम्मेदारी ली थी और वो इलाहाबाद से छपा था जी। और दूसरा मजमुआ मेरा आया पसे दीवार के नाम से जी 1983 में जी। उसके बाद फिर और मजमुए आते गए। अभी तक मेरे 8 मजमुए अफसानों के छप चुके हैं जी। और 12 नॉवेल छपे हैं जी। तो सन 1988 में मेरा ये नॉवेल आया था 2 गज जमीन, जिसको बाद में अवार्ड मिला जी। उसमें किसी को पता भी नहीं था कि अवार्ड मिलेगा, लेकिन उर्दू अकेडमी उत्तर प्रदेश और उर्दू अकेडमी बिहार दोनों ने उसको अपने पहले इनामात से नवाजा था जी। उस वाले में उनके इनाम जो है उसकी रकम बहुत छोटी हुआ करती थी और मैंने उन इनामों के लिए मैंने अपनी किताबें जमा की थी उनके रूल के मुताबिक जी। ये आखिरी बार मैंने कहीं इनाम के लिए जमा किया था, उसके बाद फिर मैंने कभी जमा नहीं किया। सन 1990 में मुझे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, जो एक बड़ा अवार्ड माना जाता है जी। इस अवार्ड के मिलने के बाद मैंने कसम खा लिया कि मैं अब अपनी किताब कहीं जमा इनाम के लिए नहीं करूंगा जी। इनाम मुझे अगर मिलेगा तो मैं कबूल जरूर कर लूंगा, लेकिन इनाम के लिए मैं दरखास्त नहीं दूंगा और मैं किताबें जमा नहीं करूंगा। ये तो आप जैसे लोग की उंगलियों पर गिना जा सकता है। आपको बता दूं मैं कि मैं एक जमाने में उर्दू अकेडमी बिहार के एग्जीक्यूटिव का मेंबर था जी। वहां भी मैंने ये सवाल उठाया था और उनसे उन लोगों से दरखास्त की थी कि आप लोग एक तय कर लीजिए और उसूल बना लीजिए कि किताबें मांगेंगे नहीं, बल्कि किताबें बाजार से आप खरीद लीजिए, जिनको इनाम दे रहा है साहित्य अकेडमी करती है। हाँ साहित्य में कर दिए तो नहीं मानेगी। बात तरीका है वही। तो मैंने बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया, मेरे बड़े बड़े दोस्तों ने, कि भाई तुमको कभी इनाम नहीं मिलता है? साहित्य अकेडमी के बाद जो है मुझे 1998 में अवार्ड मिला और भी हिंदी के दायरे से भारतीय भाषा परिषद का जी। तो एक लंबा गैप था। तो लोग मुझसे पूछते थे कि आपकी किताबें तो बराबर छपती रहती है तो इनाम क्यों नहीं मिलता अकेडमी वगैरह का? तो मैंने कहा कि भाई अकेडमी का कसूर नहीं इसमें है, मेरा कसूर है। मैं किताबें जमा नहीं करता हूँ अवार्ड के लिए और वो उनका असूल ये है कि बगैर जमा किए किताब अवार्ड देगी नहीं। तो चलिए मामला अलग है। आपको सुन के हैरत होगी कि सन 1998 में जो अवार्ड मिला भारतीय भाषा परिषद का जी। उसके बाद मुझे बड़ा अवार्ड जो है 2014 में गालिब अवार्ड मिला जी। कितना लंबा गैप है जी। तो मुझे इसकी किसी से कुछ शिकायत नहीं है। गैप है तो आपकी इसमें अपनी भी तो मुझे कुछ शिकायत नहीं है, लंबा गैप हो। 2014 के बाद 2017 में दोहा कतर का आलमी अवार्ड जो होता है वो दिया गया। 2021 में शारी बुजुर्गी साहब ने एक अवार्ड जारी किया था। अब पता नहीं अवार्ड उनके इंतकाल के बाद जारी रहेगा कि नहीं, लेकिन ये अवार्ड जो है घचे हुए कलम है उनकी बीवी के नाम से था, शमीम निकट फिक्शन अवार्ड जी। लेकिन जो तरीका उसके सिलेक्शन का था, जो अवार्ड देने का तरीका था उनके, वो बहुत ही जो है आला था। बड़े से बड़े इनाम उसके सामने जो है नहीं। उनकी क्या तरीका था उनका तरीका यह था कि वो हिंदुस्तान भर के लोगों से नाम मंगवाते थे जी। और जिस नाम पर जो है ज्यादा लोग वोट देते थे जी। उन्हीं पर वो फैसला करते थे जी। वो अपने से फैसला नहीं करते थे। तो ये तो बहुत बड़ा तरीका है। ये तमाम बातों को लगते थे सेक्रेट हुए जी। एक बार अनाउंस किया उन्होंने, मीटिंग बैठी उनकी कमेटी थी और उसे अनाउंस कर दिया, ये तरीका था जी। उसके बाद मुझे अभी जो इकबाल सम्मान मिला है, ये अवार्ड मिला है इसी बीच में मध्य प्रदेश में। लेकिन इसी बीच में आपको मैं बता दूं कि बिहार उर्दू अकेडमी के जब सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद नूरी हुआ करते थे 2015-16 वगैरह में, 2016 या 15 में, तो उन्होंने मुझे भी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया था, जो वाले में 1 लाख रुपए का बड़ा अवार्ड था वो जी। और लोगों को उन्होंने दिया था। तो ये भी तो उर्दू अकेडमी का एक एहसान है पर उसने बगैर जमा की किताब मुझे दिया। लेकिन उनका तरीका था कि वो जो है एक अवार्ड वो किताबों पर देते थे और एक अवार्ड जो है वो
शख्सियत को देते थे, उनके वो दिया था उन्होंने लाइफ अचीवमेंट अवार्ड में। इसके अलावा जो है छोटे बड़े बहुत से मुझे अवार्ड मिले जी जिनका जिक्र नहीं होता है, लेकिन मैं चाहता हूं, मुझे भाई सवाल ही पैदा होता है कि अवार्ड छोटा बड़ा नहीं होता है। जी अवार्ड मुझे लोगों ने दिया, उनका बड़ा एहसान है। अब जैसे बिहार पटना में एक अवार्ड है, शाद अजयबादी अवार्ड, जी छोटा अवार्ड माना जाता है, लेकिन मैं उसको छोटा नहीं मानता हूँ। जी मुझे उन्होंने दिया। बिहार शरीफ नालंदा में एक हिंदी वालों की एक संस्था है, मगध के नाम से कुछ है, तो मुझे भूल रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से अवार्ड से नवाजा। जी इसके अलावा चूंकि मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी रहा, प्रिंसिपल भी रहा, जी। मुझे पटना में बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड भी मुझे एक जमाने में दिया गया था, जी और उसका स्टिल मौजूद है उसका। उसके बाद फिर बाद में हिंदुस्तान डिग्री लेवल पर बेस्ट टीचर अवार्ड भी मुझे मिला है। जी, ये बहुत बड़ी बात। ये अवार्ड जॉब में ये अवार्ड तो एक मामूली अवार्ड नहीं, ये है, यही मुख्तसर जो है रुदाल है, अदबी भी और ये कि समाजी भी। एक बात जिसका मैं गवाह हूँ कि शमाइल अहमद को बंगाल उर्दू एकेडमी से अवार्ड मिला था और आपको भी मिला था। शमाइल अहमद को बड़ा अवार्ड था और आपको उनके बाद का अवार्ड था, तो आपने उसे लेने से इनकार कर दिया था। आज भी वो उर्दू एकेडमी के यहाँ तहवील में आपका अवार्ड पड़ा हुआ होगा। शमाइल अहमद के अवार्ड को तो मैंने उनकी मौत के बाद भाभी को दिलवा दिया। देखिए, मुझे शमाइल अहमद से या किसी और से किसी को शिकायत नहीं है जी। ये लोगों ने खामखा उस पर एक कहानी बना दी है। शमाइल अहमद को पहला अवार्ड नहीं दिया था उन्होंने दूसरा अवार्ड दिया जी, था। एक बात सुनना। हाँ, दूसरा अवार्ड था। और तीसरा अवार्ड में मुझे एक पढ़े लिखे आदमी को शामिल रखा था उन्होंने। तो मुझे ये महसूस हुआ कि अल्लाह ने मुझे जो एक वकार दिया है जी, उसके मुताबिक ये अवार्ड हमको नहीं लगा, इसलिए मैंने अवार्ड वापस किया। और कोई बात कैसे कुछ है, अवार्ड मिला शमाइल अहमद को, बहुत खुशी की बात है। जी। अली फातमी को अवार्ड उन्हीं के साथ मिला था, बहुत खुशी की बात। मेरे दोस्त हैं सब लोग गए थे। लेकिन ये अवार्ड देने वालों का तरीका गलत था कि आप किसी को कहाँ पर रख रहे हैं, ये तो आपको सोचना होगा ना। इसलिए मैंने अवार्ड वापस किया था। देखिए, अवार्ड के मामले में ये मैं एक बार और आपसे बात कर चुका हूँ इस बात में। ये अवार्ड का मामला जो है उसमें एक अजीब रवैया लोगों ने अपना रखा है। अगर किसी को जेन्युइन अवार्ड भी मिला तो उस पर भी वावेला होता है, और किसी को जेन्युइन आदमी को नहीं मिला और मामूली आदमी को मिल गया उस पर भी वावेला। तो इनाम लेकर भी शर्मसार, इनाम न मिला तो शर्मसार। दुनिया के सारे इनामात जो है वो मुतनाज़ा होते हैं। जिसको नहीं मिलता है, जाहिर है कि उसका दिल जो है बहुत दुख जाता है। तो वो नोबेल प्राइज जब भी मिलता है जी, तो हर साल जो है उस पर इतराज़ात होते हैं जी। उससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात यह कलम है कि मुझे जब साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था तो उस पर जिस तरह से लोगों का रिएक्शन था खिलाफ जी, असल में लोगों ने ये देखा कि एक जूनियर आदमी को, जबकि बिहार में किसी को नहीं मिला था, हिंदी में क्या था भाई, साहित्य अकादमी का साहित्य अकादमी अवार्ड देने वाले जाने मिला था। इसलिए लोगों को ये लगा कलम है कि अवार्ड जेन्युइन नहीं है। खैर, लोगों ने अपने गुस्से का बहुत इजहार किया था, मैं तमाम बातों को भूल चुका हूँ। लेकिन एक बात की बड़ी खुशी है कि अभी जो अवार्ड मिला है इससे लोग, मेरे दोस्त लोग जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने हिंदुस्तान वीर लेवल पर बल्कि आलमी सतह पर बहुत खुशी का इजहार किया है। बच्चे उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खामोश रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक जो है रिएक्शन नहीं दिया है। चलिए, उनका भी शुक्रिया को हद नहीं है। होता है, जिसको इनाम नहीं मिलता है उसका दिल दुखता है जी। जिसको हमसे बड़ा इनाम कहीं भी किसी को मिला है तो मेरा दिल भी दुखा होगा जी जी, समझा। अलग बात है कि मैंने उसके साथ नहीं किया, लेकिन इनाम जो है हमेशा मुतनाज़ा होते ही है जी। तो हम आपका मध्य प्रदेश का जो इनाम मिला है इसकी रकम कितनी है? अभी तो सुना हमने कि 5 लाख है, मुझे खबर नहीं लिखा उन्होंने अभी तक लोगों ने जी। लेकिन आप डिक्लेयर किए गए। हाँ, तो मैं आपको बाज़ाब्ता मुबारकबाद ऑन कैमरा दे रहा हूँ। आपको बहुत बहुत, वैसे आपको मैं दे चुका हूँ और लोगों को आप देनी चाहिए। और देखिए, इसमें एक जुमला और भी मैं डालना चाहता हूँ। देखिए, फखरुद्दीन हाफिज साहब जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता आपका मजमून भी लिखा और हमारे दोस्त है। तो ये इतना बड़ा दिल उन्होंने दोस्ती का हक अदा किया भाई। हाँ, इतना बड़ा दिल होना चाहिए। खुश नजर आ रहे हैं, उतना खुश तो मैं भी नहीं हूँ जी जी। असल अवार्ड उन्हीं का अवार्ड मिला है। तो मुझे ये बात रिकॉर्ड मिलाना था
कि फखरुद्दीन आरफी साहब का ये अमल जो है मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप किसी की खुशी में खुश होते हैं और गम में भी शरीक होते देखिए, हैं। फखरुद्दीन आरफी से मेरे ताल्लुकात 45 बरस से ज्यादा के हैं जी। फखरुद्दीन आरफी दिल के बहुत साफ आदमी है। मैंने जानबूझकर फखरुद्दीन आरफी को रिकॉर्ड में रखा कि खुश होने वाले, बल्कि और सब फेसबुक पर आपके बहुत सारे दोस्तों ने पोस्ट लगाया है। हाँ, नहीं ठीक, लेकिन ये मेरा ये कहना है कि अगर हमारे हम असर, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, अगर उनको कोई इनाम और एजाज मिलता है तो उसे ये ऐसा मानना चाहिए कि ये एजाज में हम भी शामिल हैं। बिल्कुल सही बात है। उस तरह से खुशी का इजहार करना चाहिए, और अगर दिल में बदगुमानी भी पैदा हो तो इसका इजहार नहीं करना चाहिए। तो मैं जिन लोगों ने, एक और मैं बता दूं आपके जरिया से, मैं उन तमाम दोस्तों का, तमाम बुजुर्गों का, तमाम अजीजों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस इनाम के लिए मुझे मुबारकबाद दी और उन्होंने खुशी का इजहार किया। अल्लाह उनकी खुशियों को दुबारा करे और उनकी जिंदगी में भी इससे बड़ी खुशियां लाए। इससे बड़ी खुशी